अब बात राजनीतिक खबरों की। देश के आधा दर्जन राज्यों में सियासी घमासान मचा हुआ है। कुछ पार्टियों में अंदरूनी उठापटक जारी है, तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ सियासी मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने जमीन विवाद पर रिपोर्ट तलब की है, तो बंगाल में 25 बीजेपी विधायकों को लेकर कयास लग रहे हैं कि आखिर इन विधायकों की वजह से अब तस्वीर किस तरह से बदलेगी। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस के भीतर, तो बिहार में एलजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है। आपको फटाफट ये तस्वीर हम इस वक्त यहाँ प्लाज्मा स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। 6 सूबे जहां पर सियासी घमासान की ये तस्वीर है। बिहार, जहां पर आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और पशुपति पारस अब फ्रंट रोल में आ चुके हैं। उन्होंने भतीजे चिराग को हटा दिया है, लेकिन अब यहां से ये कि आगे की तस्वीर क्या होगी। इससे पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ की थी नीतीश कुमार की। बंगाल, पंजाब, गुजरात की स्थिति भी देखिए। एक तरफ टीएमसी में वापसी के लिए होड़ मची हुई है। मुकुल रॉय के वापस जाने के बाद जो रास्ता खुला है, 25 विधायकों के नाम और सामने आ रहे हैं। तो वहीं पंजाब में हाईकमान को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। तो वहीं गुजरात में अरविंद केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी सीटों पर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। राजस्थान और यूपी की तस्वीर भी आपको बता दें। बीएसपी से आए 6 विधायकों के बागी सुर। सचिन पायलट अभी भी अपना डेरा यहां डाले बैठे हुए हैं, लेकिन जो गहलोत और पायलट के बीच की ये जंग है, ये क्या रूप लेगी, राजस्थान का भविष्य क्या होगा, इस पर निगाहें टिकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट तलब की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। केंद्र राम मंदिर एक बार फिर दिखाई दे रहा है। अयोध्या में मंदिर के लिए खरीदी जमीन का मामला जब गरमाया, तो अब मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है। जमीन घोटाले के इन आरोपों पर हालांकि इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से सफाई दी गई और बताया गया कि जमीन का एग्रीमेंट 10 साल पहले किया गया था और इस जमीन को सरकारी रेट से कम पर खरीदा गया है। आरोप लगे कि 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन महज कुछ मिनटों के बाद ही ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी और इसीलिए ये आरोप लगते रहे कि 10 मिनट में आखिर ये करोड़ों के हिसाब से जो जमीन का दाम बढ़ा है, क्या ये किसी तरह का घोटाला है? ये आरोप समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री राम के नाम पर धोखा अधर्म है। गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। क्या बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी कल गवर्नर से मिले तो उनके साथ 25 बीजेपी विधायक मौजूद नहीं थे। इससे जबरदस्त सियासी हलचल हो गई और कयास ये लगने लगे कि जो ये 25 विधायक एब्सेंट रहे, क्या ये टीएमसी में वापसी का इरादा रखते हैं? बंगाल में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में आए नेताओं में घर वापसी की होड़ मची है। इसके बाद बीजेपी ने दल बदल कानून सख्ती से लागू करने की मांग गवर्नर से की है। इसी मांग को लेकर शुभेंदु गवर्नर से मिलने गए थे। बीजेपी के बंगाल में 75 विधायक हैं। शुभेंदु के शक्ति प्रदर्शन से नदारद ज्यादातर विधायक उत्तर बंगाल के हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु टीएमसी में वापस जा चुके हैं। राजीव बैनर्जी की भी चर्चा है। राजीव बैनर्जी ने भी टीएमसी के नेताओं से मुलाकात की। अब कार्यकर्ता भी टीएमसी में घर वापसी चाह रहे हैं। बीरभूम में 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। जहां पे एफिडेविट में खेजूरी की एक महिला के साथ गैंग रेप की बात, पूरा उसका देखभाल पार्टी और मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या मामला है? मामला गंभीर है। 2 तारीख का बाद
हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ, साथ साथ महिला के ऊपर बहुत 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 माने निंदा करने के कोई भाषा भी नहीं है। ये अत्याचार हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ अपर्णा दास के ऊपर, 300 से ज्यादा महिला के ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ, 25 महिला के ऊपर रेप हुआ। इसको भुगतना पड़ेगा। एक और टीएमसी गुंडा को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे पुलिस कानून की बाहर कोई नहीं है। पुलिस का कहना है कि गैंग रेप नहीं था, वो एक रेप था और एक किसी उस्मान को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। हाँ, उस्मान बोल के एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है उस मामले में, पुलिस का नहीं, वो तो लोकल टीएमसी के साथ सेट करके किया। राष्ट्रपति शासन की मांग आप बहुत लोग आपके दल से कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसमें शामिल हैं? 356 का भी ज्यादा बुरा हालत है। वेट कीजिए। और आखिरी सवाल, मुकुल रॉय के जाने से बहुत लोग चाह रहे हैं जाना, राजीव बनर्जी जैसे हैं, काफी लोग हैं। वो छोड़ दीजिए, सब विचारधारा का ऊपर वोट है और वोट मोदी जी को देखकर होता है। आज 50 लोग आए, ये भी सवाल उठ रहा है कि पूरी स्ट्रेंथ नहीं, पूरे स्ट्रेंथ नहीं बुलाया हम, नहीं बुलाए। तो बंगाल में सियासी घमासान के बीच दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा स्थिति है कि वो लोग इतना डर में है कि वो लोग का ये स्थिति नहीं है कि वो लोग थाना में जाके एफआईआर करना तो दूर की बात, ऑनलाइन में भी वो लोग कुछ भी कंप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोग को बोला हुआ है कि तुम अगर कुछ भी करोगे तुम्हारा पूरा फैमिली को फिनिश कर देंगे। तुमको इधर टीएमसी का फ्लैग पकड़ना है, तुमको इधर 50,000, 1 लाख रुपया, ऐसा कैटेगरीज है। तुमको दुकान खोलना है तो तुमको 50,000 देना है, तुमको पूरा फैमिली को लेकर घर वापस आना है तो तुमको 1 लाख रुपया देना है। Out of 74, 52 have gone. Let him mobilize his total MLAs first and then let him come to the ground. So 25 missing MLAs are curious, suspicious. So anti-defection law is already there. So nothing to be done by any individual. It's the rules and practice. Even of Kaul and Shakdar are there. और अब बात राजस्थान की। यहां सियासी संकट लगातार गहरा रहा है। बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हम नहीं होते तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिर गई होती। इन विधायकों ने जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार और नियुक्तियों की मांग की है। उधर गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार टालने की कोशिश में है। इस बीच राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मी में सचिन पायलट बीते 4 दिन से दिल्ली में हैं, लेकिन अब तक सुलह के किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी है। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहां तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हुआ। सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत जी ने बीएसपी, निर्दलीय और अपनी पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप दिए, जो असंभव था। एक किस्म से कहा जा सकता है कि जुआ खेला उन्होंने। ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है। कांग्रेस के आलाकमान को भी इल्म नहीं था, न उनके पास समाधान है। तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था। कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 17 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। राजस्थान में कांग्रेस का अंदरूनी रण खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी पर्दे में ही नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ इतना हुआ है कि गहलोत और पायलट में नाराजगी है, मगर पायलट की नाराजगी दूर होगी या नहीं, फिलहाल ये सवाल बना हुआ है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत की आहट हुई तो फौरन आला कमान सक्रिय हो गया और सचिन पायलट से सुलह का फॉर्मूला तैयार किया जाने लगा। सचिन पायलट भी 3 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हुए हैं। चर्चा यही है कि पार्टी के फाइनल फॉर्मूले के बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मौजूद सचिन पायलट की पार्टी के बड़े नेताओं से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है।
बीते 3 दिनों से इस बात की चर्चा है कि पायलट प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका फिलहाल दिल्ली की सियासी गर्मी से दूर हिमाचल की वादियों में है। उधर राजस्थान को लेकर जारी सियासी कवायद के बीच पायलट के समर्थक आला कमान पर दबाव बनाए हुए हैं। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं। बताया जा रहा है कि राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। प्रियंका गांधी भी लगातार पायलट के संपर्क में है। कमलनाथ को पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थ बनाया है, जो सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया और पार्टी महासचिव बनाने की बात कही गई, लेकिन पायलट ने इससे इनकार कर दिया। चर्चा ये भी है कि पायलट समर्थक 4 से 5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन इस ऑफर पर भी सुलह होता नहीं दिखा और इसी वजह से राजस्थान की राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर थम नहीं रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए कांग्रेस में सुलह की संभावनाएं कमी दिख रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के दफ्तर से एक वीडियो जारी कर कहा गया है कि कोरोना के बाद हो रही समस्याओं के चलते सीएम 1.5-2 महीने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बहाने कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। जब सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत जी ने बीएसपी, निर्दलीय और अपनी पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप दिए, जो असंभव था। एक किस्म से कहा जा सकता है कि जुआ खेला उन्होंने। ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है। कांग्रेस के आलाकमान को भी इल्म नहीं था, न उनके पास समाधान है। तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था। कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 70 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। सीएम गहलोत से नाराजगी की खबरों के बीच सचिन पायलट ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो ये चुप्पी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बंगाल में नेताओं की घर वापसी से बीजेपी संकट में है, तो उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? यूपी के 2 बड़े नेताओं के बयान से 2022 के चेहरों को लेकर तस्वीर साफ नजर नहीं आती। क्या 2022 में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे यूपी? 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बीजेपी की शिखर वार्ता तो खत्म हो गई। संगठन से लेकर सीएम के साथ घंटों मंथन और चिंतन हुआ। तय हुआ कि 2022 में योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर ओबीसी नेता और डिप्टी सीएम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नेतृत्व को लेकर बड़ी एक सवाल खड़ा हुआ था, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी किसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है? देखिए, राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं।
उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ओबीसी को साधने में जुटी हुई है। केशव मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वो मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति तय करने में जुटा हुआ है। आपको लगता नहीं है, ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए, तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है और ठीक की जा रही है केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है या कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। हमारी इस पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि उसके निदेशक निर्धारित हैं, वही जो तय करेंगे वही होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी को लगता होगा कि कोई बात हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में जाकर के कह सकते हैं तो कोई कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई तनाव है। अगर योगी चेहरा नहीं होंगे तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या मोदी शाह के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे पर दांव लगाएगी? सवाल कई है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कल अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज लोग मुद्दे जनता तय कर रही है। आज युवा बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार है? आज गुजरात के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार तो बात की बात है, युवाओं को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। कॉलेज तो बात की बात है, युवाओं को स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आज किसान आत्महत्या 70 साल के बाद क्यों कर रहा है? आज आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि सरकारी अस्पतालों का और डिस्पेंसरियों का क्या हाल था। आज गुजरात के स्कूल खराब क्यों हैं? गुजरात के व्यापारी नाराज क्यों हैं? गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के चेहरे पे लड़ेंगे, जनता तय करेगी, जनता हमारा चेहरा है। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है अब कि हमें राजनीति बदलनी है कि नहीं बदलनी। महंगाई की मनमानी चल रही है क्योंकि उसका दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आपदा में लोगों की कमाई चाहे घट जाए, मगर सरकारों की टैक्स वसूली कम नहीं हो रही है। कुछ आंकड़े आपको हम दिखाते हैं। हालात दरअसल ऐसे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर तेल की कीमत से कहीं ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। अगर आप इन आंकड़ों पर भी नजर डालें, जो आपको हम 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर केंद्र का टैक्स कितना है, राज्य का टैक्स कितना है और डीलर का कमीशन कितना है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। केंद्र 33 और 32 रुपए, राज्य पेट्रोल पर 22 और 13 रुपए और डीलर बतौर कमीशन 4 से 3 रुपए तक वसूलते हैं। तो तेल से ज्यादा जो टैक्स है उसने दम निकाल रखा है। दिल्ली में अगर 1 जून की कीमत पर आप नजर डालें तो पेट्रोल की बेस प्राइस महज 35 रुपए 63 पैसे थी, मगर टैक्स था 58 रुपए 63 पैसे। इसमें केंद्र और राज्य सब मिलकर टैक्स वसूल रहे थे। वहीं केंद्र ने महामारी के साल में पेट्रोल डीजल पर 77% ज्यादा टैक्स वसूला है, जिसका ये आंकड़ा भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 2018-19 और 2019-20 में 2,10,000 करोड़ और 2,20,000 टैक्स वसूला गया, मगर 2021 में ये वसूली 3,90,000 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं एक साल में महंगे सरसों तेल ने भी बेहाल कर रखा है। मई 2020 और मई 2021 में सरसों के तेल के दाम 119 रुपए से 171 रुपए तक पहुंच गया। तो ये पूरा आंकड़ा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बजट एक आम आदमी का इन आंकड़ों ने बिगाड़ा हुआ है।
दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल 25 दिन में 6 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। महामारी में जनता की कमाई घटती जा रही है। इसके बावजूद 42 दिन के भीतर पेट्रोल डीजल के दाम 24 बार जनता के पेट पर चोट करते हुए बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम कहाँ हुए हैं। बजट से बाहर हो गया। महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। तेल की महंगाई से गुस्से में उबलते आम आदमी को पता ही नहीं चला कि वो अपनी बाइक और कार की टंकी में सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं डलवा रहे, बल्कि अपना पेट काटकर, अपनी जेब जलाकर देश सेवा कर रहे हैं। जनता को लगता है कि 42 दिन में 24 बार महंगे हो चुके पेट्रोल डीजल को भराकर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, जबकि उन्हें अंदाजा ही नहीं कि महंगाई के अस्त्र से घायल होकर भी देशवासी ही देश चलाते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वीकार है, लेकिन महंगाई का उपचार नहीं है। देश में पहली बार डीजल भी 100 रुपए के पार है। जब देश के 148 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नोट को छेद कर बाहर चली गई, जब देश के 9 राज्यों की जनता 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद रही है, जब मई में 16 बार और जून के 14 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, तब जनता जो महंगाई के कारण आर्थिक रूप से मूर्छित होने लगी, उसे वीरता का एहसास देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कराया, मानो ये कहते हुए कि हे भारतवासियों, तुम महंगाई के मोर्चे पर इंच मात्र भी डगमगाना मत, क्योंकि जब जनता ने पूछा कि महंगाई में देशवासियों की रक्षा कौन करेगा, तेल संभालने वाले विभाग के मंत्री जी बोले, देशवासियों तुम ही करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। आम आदमी हैरान हो जाता है। एक तरफ वैक्सीन मुफ्त बताई जाती है, दूसरी तरफ वैक्सीन का बजट गिनाकर पेट्रोलियम मंत्री तेल की महंगाई जस्टिफाई करने लगते हैं। एक तरफ जनता को मुफ्त राशन देने पर वाहवाही ले ली जाती है, दूसरी तरफ उस राशन की कीमत महंगा तेल भरती जनता से भरवाने की दलील दी जाती है। जनता को पता ही नहीं चला कि कब से वो अपना घर चलाते चलाते तमाम तरह के टैक्स भरने के बाद अब तेल की महंगाई भी अपने कंधे पर उठाकर देश चलाने लगी। लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम कहाँ हुए हैं। और तरफ से इतनी मार पड़ी हुई है जनता के ऊपर, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? कम से कम इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा एक्साइज रिड्यूस करे, कुछ भी करे। और सबसे बड़ी बात है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? आज हालत ऐसे आ गई, अब चलाना तो क्या साइकिल चलाना क्या? गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका रेट कम से कम दाम में करके हमको सहूलत दीजिए। तो बजट से बाहर हो गया। हर आदमी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सके, और इससे ट्रांसपोर्ट और जाने आने वाले जो टैक्सी वाले हैं उनको फर्क पड़ रहा है, हर चीज़ का किराया बढ़ रहा है। जनता परेशान है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत 100+ हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से एकदम परेशान है। इस कोरोना काल में वैसे भी जनता के काम धंधे ठप है और महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की दर जल्द से जल्द कम करे। अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरह दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में अफोर्ड कर सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि अब तक जितने पैसे टैक्स के तौर पर आम आदमी ने दिए हैं सरकार को, क्या समय नहीं है कि उसका फायदा अब इस आम आदमी को मिलना चाहिए? क्रेडिटॉस सॉल्यूशंस के आंकड़े कहते हैं कि लोन रीपेमेंट यानी कर्ज लेकर उसे दोबारा भरने के मामले में
चेक बाउंस रेट पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 2 गुना यानी 21% हो गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्चा चलाकर उस कर्ज को भरने में चेक बाउंस की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 18% हो गई है। यानी आम आदमी कर्जा लेकर घर चला रहा है और कर्जा चुका नहीं पा रहा। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं महंगा तेल भराकर देश सेवा करिए। बहुत दिक्कत हो रही है, जो है आदमी आम आदमी परेशान है। अब बड़े लोगों को क्या, वो तो अपना ले ही ले रहे हैं किसी तरीके से। बजट खराब हो रहा है, बाकी इनकम वगैरह भी कोरोना की वजह से जो होती थी वो भी ठप है इस वक्त। गवर्नमेंट टोटल फेल हो गई है इसमें, आर्थिक मोर्चे पे जाते हैं, इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। तो लॉकडाउन में अंदर ही अंदर इनने पेट्रोल महंगा कर दी है, लेकिन इनकम तो है ही नहीं ना, इनकम के लिए कुछ हो नहीं रहा। पब्लिक ही सफर कर रही है और करता रहेगा। सरकार को क्या कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए के देना चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है सर। इसके बाद तो फिर वही दिन आएगा कि साइकिल से ही आदमी चलना शुरू करेगा। तेल पर ले टैक्स दे टैक्स करके अब अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच 2,35,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता की जेब से निकालकर केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जा चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत एक साल में 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है और तेल के दामों पर पेट्रोलियम मंत्री के बयान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बताने से लेकर अब देश मांगता है महंगाई पर कुर्बानियां तका चुके हैं। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये एक प्रमुख कारण है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा तो सबने सुना था। महंगाई तंत्र में जनता का पैसा जनता द्वारा जनता के लिए हो जाएगा, अंदाजा नहीं था। तो क्या ये मान लें कि महंगाई का बस अब नाम बदलना बाकी है, इसे देश रक्षा कवच का नाम दे दिया जाए तो मुद्दा ही महंगाई का खत्म हो जाएगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में पेट्रोल 100 के पार जा चुका है और कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, 29 मई को मुंबई देश का पहला ऐसा मेट्रो बना जहां पर पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर चले गए। 15 दिन से ऊपर हुए, लेकिन मुंबई वासियों के लिए कोई राहत नहीं है। आलम यह है कि आज के दिन भी अगर आप 100 रुपए का पत्ता निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये जानिए पेट्रोल आज के दिन कितने में बिक रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। आज पेट्रोल 102.64 यानी 102 रुपए से ऊपर है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप 100 रुपए का आज एक पत्ता निकालते हैं तो आपका कोई काम नहीं होगा, यानी 2-3 पत्ते कम से कम आपको अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपका थोड़ा बहुत काम होगा। यानी हफ्ते में 2-3 बार तो इसी तरीके की चपत लगनी निश्चित है। और यह भी एक ऐसे समय में जब मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन बंद है, बसें खचाखच भरी रहती हैं, यानी काम पे जाने के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर निकालना तो अनिवार्य है ही है। अब सेंटर और स्टेट के बीच में ब्लेम गेम चलता ही रहता है, लेकिन एक ऐसे समय में जबकि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई है, आम जनता एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है।
बढ़ते हुए दामों ने मानो उसके सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। भोपाल में पेट्रोल हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। केंद्र और राज्यों के टैक्स की मेहरबानी से पेट्रोल जहां पहले ही 100 के पार जा चुका है, वहीं डीजल भी सेंचुरी लगाने वाला है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार भी पेट्रोल की कीमतें अगर हम बात करें राजधानी भोपाल में तो 104 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। हम इस वक्त भोपाल में हैं और भोपाल में अगर आप देखें तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, उनके मन में इस बात को लेकर सवाल है आखिरकार कितना महंगा पेट्रोल, लगातार जो कीमतें बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं आ रही है कीमतें, और इस बात को लेकर के लोग बड़े परेशान हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से उनका घर चलेगा। बजट जो है वो बहुत बिगड़ रहा है क्योंकि गाड़ी चलाना जरूरी है। अनलॉक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोग अपने काम धंधों के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये जो महंगा पेट्रोल है, महंगा डीजल है, ये उनकी परेशानी और बढ़ा रहा है। अगर आप देखिए तस्वीरों में तो जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। ये बताइए कि कितने का पेट्रोल डलवाया आपने, कितना चल जाएगा ये? अच्छा, क्या क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के लिए? कम होना चाहिए रेट, कम होना चाहिए रेट। आप बताएं जी, आप पेट्रोल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो कीमतें भी 104 रुपए पे आज भोपाल में। सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही है इस बारे में। पेट्रोल की कीमत हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि हम लोग ये इतनी परेशानी, ये लॉकडाउन के बाद हर चीज से परेशान है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कुछ घटोती रसोई गैस है, पेट्रोल है, ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें कुछ गिरावट आई ही नहीं रही। तो आप देख सकते हैं लोगों में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है। न केवल पेट्रोल बल्कि डीजल की कीमतें जो हैं वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 95 रुपए तक पहुंच गई है, और डीजल भी इस तेजी से अगर बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर बिकने लगेगा मध्य प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश जहां पे वैट पेट्रोल और डीजल पे सबसे ज्यादा लिया जाता है, वहां पर फिलहाल पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से लोग बेहद परेशान और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ तो महंगाई कम करो सरकार। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।